GitHub, and theoretically we can discuss about GitLab also. And today I will try to speak little in English also. Oh, English in Hindi. Sorry. So एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब हम सोर्स कोड लिखना शुरू करते हैं या इवन हम सोर्स कोड प्रोजेक्ट का स्टडी भी करते हैं, तो कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम किसी न किसी तरीके के सोर्स कोड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म या टूल का इस्तेमाल करते हैं। गिट भी उन्हीं में से एक है। अगर हम गूगल पे गिट को पढ़ें, व्हाट इज गिट? तो गिट जो है, गिट इज अ मैच्योर एक्टिवली मेंटेन्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ओरिजिनली डेवलप्ड इन 2005 बाय लिनस टोरवाल। तो लिनस टोरवाल साहब जो है वो वही हैं जिन्होंने लिनक्स कर्नल लिखा था, और बाद में गिट भी उन्हीं का है बनाया हुआ सिस्टम। गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब ये हो गया कि गिट का जो रिपोजिटरी है उसे हम एक लोकल रिपोजिटरी के तौर पे भी मैनेज कर सकते हैं, और उसको हम एक बाद में सिंक कर सकते हैं रिमोट या होस्टेड रिपोजिटरी के साथ। इस तरीके से क्या फैसिलिटी मिलती है कि जो भी काम आपने एक फोल्डर के अंदर अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में किया है, उसे आप किसी रिमोट सर्वर पे, होस्टेड सर्वर पे सिंक करके सेव कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपका जो सोर्स कोड है उसकी एक कॉपी आपके पास रिमोट एप्लीकेशन सर्वर पे भी अवेलेबल रहेगी। यानी कि अगर आपका फोल्डर करप्ट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, तो आप वापस से उसको उस रिपोजिटरी से, रिमोट रिपोजिटरी से आप उसे कॉपी कर सकते हैं। देयर इज अ चांस टू गेट इट बैक फ्रॉम द रिमोट सर्वर्स। दूसरा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर एक से ज़्यादा पर्सन उसको अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है, मींस एक फाइल है, उसमें एक पर्टिकुलर लाइन नंबर पर पहले से कुछ लिखा हुआ है जिसे दो लोगों ने एक ही टाइम पर एडिट करना चाहते हैं या कर दिया है, अपने अपने लोकल एनवायरनमेंट में उन्होंने उस फाइल को चेंज किया है। अब किसका एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है, या किस पर्टिकुलर टाइम पे किसने किस फाइल में क्या चेंज किए थे, उसकी जो ट्रैकिंग है, तो एक तो वर्जन मैनेजमेंट यानी कि मेन वर्जन वर्सेस एडिटेड वर्जन, और एडिटेड वर्जन भी एक से ज़्यादा डेवलपर्स के स्पेस में, वर्क स्पेस में या डेस्कटॉप के ऊपर, इसको मैनेज करना। दूसरा, ट्रैकिंग। आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर पिछले 6 महीने से या 1 साल से काम कर रहे हैं, आपसे पहले भी कुछ लोगों ने उसके अंदर एडिटिंग की हुई है, और इस वक्त भी दूसरे जो डेवलपर्स हैं आपके टीम के, वो उन फाइलों को चेंज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हिस्ट्री है, कब किस फाइल में क्या चेंज आया, किस डेवलपर ने किया, इसकी जो ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है जब हम किसी न किसी तरीके के सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल को इस्तेमाल करते हैं। इसको पहले हम CVS बोलते थे, कंकरेंट वर्जनिंग सिस्टम। एक और इसका एक कॉम्पिटिटर है SVN, सब वर्जन सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं GitHub। तो GitHub एक पॉपुलर ओपन सोर्स होस्टेड प्लेटफॉर्म है जो अब माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मेंटेन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको टेक ओवर किया है पीछे। गिट एक टूल का नाम है, गिट एक सॉफ्टवेयर का नाम है। GitHub एक प्लेटफॉर्म है, गिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और फेसबुक उसका एक प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप दूसरा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर तीसरा प्लेटफॉर्म है। मोर और लेस सभी को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। सिमिलरली सोर्स कोड मैनेजमेंट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि
कोलैबोरेटिव मैनर में, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन एक ही फोल्डर या एक ही रिसोर्स के ऊपर, एक ही कंटेंट फाइल के ऊपर साइमल्टेनियसली एडिट कर पाएँ और उसकी फर्दर हम ट्रैकिंग कर पाएँ कि इसमें कब क्या चेंजेस आए थे। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया नेटवर्क का, वैसे ही गिटहब एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो गिट टूल को या गिट सॉफ्टवेयर को यूज करके और उसके ऊपर एडिशनल फीचर्स के साथ आपको काफ़ी इजी टू यूज कॉन्टेक्स्ट में एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी फिर कम्युनिटी सर्विस है या फ्री सर्विस है और पेड सर्विस है। आज की डेट में गिटहब काफ़ी पॉपुलर है और गिट तो एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया है सोर्स कोड वर्जन मैनेजमेंट करने के लिए। इसी तरीके से एक गिट लैब भी है जो कि गिटहब का कॉम्पिटिटर है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है। इसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक गिटहब या गिट लैब और सेल्फ होस्टेड गिट सर्वर। तो गिट लैब के भी दोनों वेरिएंट आते हैं और गिटहब भी अपने एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के तौर पे आपके खुद के मशीन पे इंस्टॉल करा के आपको लोकल लैन के ऊपर आप उसे रन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि गिटहब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एज अ पब्लिक रिपोजिटरी, फ्री में तो पब्लिक रिपोजिटरी ही मिलेगी, प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पब्लिक रिपोजिटरी के साथ अपने सिस्टम के ऊपर हम एक रिपोजिटरी को, जो उसके नॉर्मल स्टेप्स हैं जैसे कि क्लोन करना, चेंजेस को कमिट करना, लोकली कमिट करना, देन उन चेंजेस को सर्वर पे पुश करना, एक गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी बना के दूसरे किसी अकाउंट को उसमें एज ए मेंबर ऐड करना, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पुल रिक्वेस्ट और मर्ज रिक्वेस्ट का। तो बेसिकली हमारे पास गिटहब में एक फैसिलिटी आती है कि हम ब्रांचेस बना सकते हैं, यानी कि हमारे फोल्डर की एक हम एक कॉपी फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद जो चेंजेस होंगे वो पहले कॉपी फोल्डर में होंगे, और जब आप उसे बोलते हो कि मर्ज कर लो, मतलब कि आप पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, जो मेंबर है उसके तरफ से अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि हमने चेंजेस कर दिए हैं, आप इसे पुल कर लीजिए, यानी कि पिकअप कर लीजिए। और जो मेंटेनर है उसकी तरफ से देखेंगे तो उसका जो एक्शन कहलाता है वो मर्ज रिक्वेस्ट कहलाता है, कि मेरे पास एक मर्ज रिक्वेस्ट आई थी, मर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी, जिसे मैंने एक्सेप्ट या डिनाइड कर लिया है। तो ये दोनों ही एक तरीके से एक ही एक्टिविटी के दो वर्ड्स हैं। कोई इसे पॉपुलरली पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, किसी कंपनी में इसे मर्ज रिक्वेस्ट बोलते हैं, कहीं एमआर बोलते हैं शॉर्ट में, कहीं पे पीआर बोलते हैं शॉर्ट में। लेकिन एमआर पीआर एक ही एक्टिविटी के फिर वो दो सिरे हैं। मेंबर की तरफ से देखें तो वो पुल रिक्वेस्ट बोलेगा, मेंटेनर की तरफ से देखें तो वो उसी चीज को मर्ज रिक्वेस्ट बोलेगा। मतलब एक ही है कि एक ब्रांच में चेंजेस है जिसे हम मेन ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद इसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी दो तीन तरीके से होता है, अभी हम देख रहे हैं। तो अभी तक में हमने ये बात की कि अगर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, सोर्स कोड के ऊपर एक टीम को काम करना है तो बेटर ये रहता है कि हम शुरुआत से ही किसी न किसी तरीके का सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करें, चाहे वो गिटहब हो या गिट हो, गिटलैब हो या एसवीएल हो या सीवीएस हो। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी एक सिमिलर सॉल्यूशन आता है जिसे हम टीम्स फाउंडेशन सर्वर बोलते हैं। तो टीम फाउंडेशन सर्वर के अंदर भी एक वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है, बेसिकली वो गिट ही उसमें रैप्ड है। गिट को ही रैप करके उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट कंसोल बनाया हुआ है और टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में गिटहब अकाउंट बनाने के लिए पहले से ही बोल रखा था, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक गिटहब रिपोजिटरी बनाएंगे और उसमें आप सबको एज अ मेंबर इंक्लूड करेंगे और आप सब अपने अपने ब्रांचेस को बना के उस सोर्स कोड को या उस जो हम डेवलपमेंट करेंगे फर्दर अपने कोर्स के अंदर, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे।
तो आपके कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपके पास अपना एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उसको पुल रिक्वेस्ट जनरेट करें या उसका एक क्लोन बनाएं और फर्दर उसमें काम करके पुल रिक्वेस्ट जनरेट करें, ताकि आपका भी उसमें नाम कंट्रीब्यूशन के तौर पे आता रहे। तो होप सबने अकाउंट अपना बना लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बेसिक ओवरव्यू github.com दिखता कैसा है। तो github.com में यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारी रिपोजिटरीज के नाम आते हैं। इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके हम एक और रिपोजिटरी बना सकते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि रिपोजिटरी मतलब एक फोल्डर, जैसे गूगल ड्राइव में एक फोल्डर हम बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने कंटेंट को रख सकते हैं। सिमिलरली गिटहब पे भी रिपोजिटरी का एक मोटा मोटा मीनिंग एक फोल्डर है, बट वो फोल्डर में ट्रैकिंग भी इंक्लूड है, इसलिए वो एक सोर्स कोड मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म बन जाता है। और गूगल ड्राइव में कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाती है या उस लेवल की ट्रैकिंग नहीं हो पाती है जिस लेवल की ट्रैकिंग हमारे को गिटहब में मिलती है, तो वो एक अलग फ्लेवर का एक अलग सिस्टम है। देन जैसे सपोज मैं प्रोजेक्ट का मैंने बनाया था शायद, एक सेकेंड, FSD, ये हाँ, एक रिपोजिटरी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है FSD के नाम से, और इसके अंदर हम देखते हैं अभी मेरे पास एक ही ब्रांच अवेलेबल है। इसका मैनेजमेंट जो करेंगे, मुझे अगर अपने इस रिपोजिटरी में और भी मेंबर ऐड करने हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और कोलैबोरेटर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जितने आए थे होपफुली मैंने लगभग तो सारे ऐड कर दिए हैं, और विक्की और इन्होंने अभी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। एनीवे, अगर कोई मिसिंग है या किसी के लॉगिन में, ये कौन है साहब, आकाश, और ये है AR रंजनी समथिंग, चारुल यादव आपने भी नहीं किया है, और ये देवंजन है, देवंजन 013। आप लोगों के पास एक मेल आई होगी, मेल में ऐसा लिखा होगा कि आपको गिटहब के ऊपर इनवाइट आया है, आप इस ब्रांच में मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसे प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि आपका भी नाम इस लिस्ट में एक्टिव कोलैबोरेटर या एक्टिव मेंबर के तौर पे आ जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोर और लेस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गिटहब का इस्तेमाल जब हम करते हैं, पर्पस यही होता है कि एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स एक पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर काम कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है 28 हैव एक्सेस टू द रिपोजिटरीज in which 18 is the collaborator and 28 is the invitation, यानी कि 10 इन्विटेशंस हैं जो अभी एक्शन नहीं लिया गया है, उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अभी एक किसी ने किया है हमारे बात करते करते ही, थैंक यू फॉर दैट। इसके बाद बात है ये बना कैसे था। तो जब हम मेन होम पेज पे थे तो वहाँ पर हमारे पास रिपोजिटरीज में न्यू रिपोजिटरी ऐड करने के लिए ऑप्शन था। पहले हमारे पास लेफ्ट साइड बार में आ रहा था, ऊपर में भी आ जाते हैं जब हम रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं तब। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिड फीचर हैं जो गिटहब हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे गिटहब हमारे को विकी की फीचर प्रोवाइड कराता है कि आप इसमें विकीपीडिया की तरह अपना एक यूज़र मैनुअल या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर और भी कोई इंफॉर्मेशन आप अगर कंपाइल करना चाहते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट के अंदर और रिपोजिटरी के अंदर भी आपके पास विकीज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ रिपोजिटरी एंड वर्किंग विद रिपोजिटरीज के ऊपर। तो न्यू पे क्लिक करके आप रिपोजिटरी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, मेरे को टेस्ट रिपोजिटरी बनाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्राइवेट बना सकूँ, तो फाइनली ये वैलिडेशन में फेल कर देगा। और आप इसे ऐड रीडमी फाइल के साथ बनाइए, उससे क्या होगा कि आपकी रिपोजिटरी में एक कमिट पहले ही लग जाएगी। जिसे आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक फोल्डर आएगा जिसमें एक रीडमी फाइल भी आएगी। अगर आप ब्लैंक रिपोजिटरी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको पहले गिट इनिट कमांड से उसको इनिशियलाइज करना होगा किसी फोल्डर को और फिर उसे गिट रिमोट ओरिजिन के ऊपर पुश करना होगा। थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। बेटर ये रहता है कि जब हम रिपोजिटरी बनाएं
पब्लिक चाहे प्राइवेट, तो उसमें एक रीडमी फाइल को हम ऐड कर लें, तो रीडमी फाइल ऐड करने से सर्वर के ऊपर भी एक फोल्डर बन जाता है और उसमें एक पर्टिकुलर फाइल बन जाती है। मोस्टली फाइल में कुछ नहीं लिखा होता है, जस्ट एक सिंगल लाइन लिखी होती है जो डिफाइन करता है कि ये कौन से रिपोजिटरी से बिलोंग करता है। देन रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद जब आप रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो स्क्रीन है ये आपके रिपोजिटरी का होम पेज है एक तरीके से। तो अगर आपको इसमें कोई मेंबर ऐड करना होता है तो सेटिंग्स में जाके कोलैबोरेटर ऐड करते हैं। जब आपके पास कोई मेंबर पुल रिक्वेस्ट रेज करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में दिखाई पड़ती है। इश्यूज अगर कोई इसके ऊपर रिपोर्ट करता है, कोई मेंबर या कोई पब्लिक यूजर, क्योंकि अभी तो हम सारे के सारे रिपोजिटरी पब्लिक रिपोजिटरी बना रहे हैं, यानी कि एनीबडी कैन सी द कंटेंट नंबर 1 एंड एनीबडी कैन डाउनलोड द कंटेंट नंबर 2। तो वो इश्यूज भी रिपोर्ट कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यहाँ पर विकी भी ऐड कर सकते हैं। फिर से हम अपने मेन फोकस ले चलते हैं वापस से रिपोजिटरी के ऊपर। तो रिपोजिटरी को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, HTTPS, SSH और GitHub CLI। आज के डेट में अब HTTPS वाला जो मोड है ये ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है और SSH वाला जो मोड है वो पॉपुलर हो रहा है। अगर आप विंडो सिस्टम यूज करते हैं तो आप GitHub CLI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के अलग अलग कमांड सिस्टम है। SSH और HTTPS में एक फ़र्क ये रहता है कि SSH आपका पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बन जाता है, लेकिन SSH को सेटअप करने का भी एक छोटा सा स्टेप है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। SSH की जनरेट करनी होती है और SSH की का पब्लिक वाला जो पोर्शन है, पब्लिक की, उसे हमारे को GitHub की साइट पे जाके ऐड भी करना होता है। हम अपने प्रोजेक्ट में मेनली SSH वाला जो वे है उसी को इस्तेमाल करेंगे। एक और तरीका होता है, अगर आप अपने रिपोजिटरी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने GitHub पे किसी और पर्सन की रिपोजिटरी देखी और आपको लग रहा है कि उसमें मुझे कुछ मिल सकता है, मेरे काम का कंटेंट है, तो वहाँ पर आप इसको तो अच्छा, यहाँ पर तो फिर भी चेकआउट चेक इन का आ रहा है क्योंकि मेरे पास अपनी रिपोजिटरी है। उस वाले में मेनली आपके पास डाउनलोड एट जिप का ऑप्शन आएगा। अगर हम किसी और डेवलपर की रिपोजिटरी देखते हैं, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई डेवलपर ही रिपोजिटरी बनाए, जो भी कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं, जो भी कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये आता है। अब इस वाले को अगर मान लेते हैं मैं SSH से चेकआउट करूँ भी तो मैं इसके ऊपर अपने कंटेंट को पुश नहीं कर पाऊँगा, इसलिए। और अगर मुझे सिर्फ वन टाइम इसको डाउनलोड करके देखना है, पढ़ना है, यूज करना है वन टाइम, तो बेटर ये रहता है कि हम इसको डाउनलोड एट जिप करें। लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड एट जिप करेंगे तो आप इसका गेट पुल यानी कि अपडेटेड कोड, रिसेंट अपडेटेड कोड फ्रॉम द सर्वर नहीं ले पाएंगे। गेट पुश कमांड का इस्तेमाल करना या अपने एडिटेड कंटेंट को अपडेट करना सर्वर के ऊपर, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हम उन रिपोजिटरीज के साथ करते हैं जिसको हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे वन टाइम हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। और जो हमारे खुद की रिपोजिटरी है जिसके ऊपर हमें रेगुलर बेसिस पे काम करना है, उसे तो हम या तो HTTP मेथड से क्लोन करते हैं या SSH मेथड से क्लोन करते हैं। और एक GitHub डेस्कटॉप भी ऑप्शन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इजी से आप उसे कर सकते हैं। बट एज ए डेवलपर और एज ए प्रोफेशनल अगर आप इसे देखना चाहें तो बेटर ये रहेगा कि आप SSH वे में ही इसको इंटरेक्ट करें, मतलब इसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो SSH वे में ही करें। नेक्स्ट आता है कि चलिए ठीक है, हमने GitHub के ऊपर जाके अपना यूज़र अकाउंट बना लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने रिपोजिटरी पे क्लिक करके एक न्यू रिपोजिटरी बना ली, पब्लिक रिपोजिटरी, और उसे रीडमी फाइल ऐड करके क्रिएट कर लिया। अब क्या करें, तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं बेसिकली। एक बिट
SCM अगर हम सर्च करते हैं फॉर विंडोज, बेसिकली गिट SCM, गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट, आप इस साइट पर जाते हैं। इस साइट के ऊपर आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है और वहाँ से आप विंडो का एक इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर आपको एक गिट टर्मिनल मिलेगा और एक गिट बैश सेल मिलेगा। गिट बैश सेल एक लाइनक्स जैसा प्लेटफॉर्म है जो गिट के लिए काफ़ी यूजफुल है। और बेसिकली मोस्टली जो गिट सर्वर्स हैं वो लाइनक्स पे ही होस्ट होते हैं। और एज अ जावा डेवलपर अगर आप बात करें तो मोस्ट 99% टाइम हम या तो अपने IDE का प्लगइन यूज करते हैं, अगर आप एक्लिप्स यूज कर रहे हैं या इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर गिट इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से भी काफ़ी आसानी से काम हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं और कमांड्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको गिट पहले से आता है तो गिट कमांड आप चलाओ या आपके बिहाफ पे कोई प्लगइन या कोई सॉफ्टवेयर चलाए, एक ही बात है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो बेटर ये रहता है कि आप कमांड्स को हाथ से लिख के चलाएं ताकि आपको फील आए कि आप कर क्या रहे हो और हो क्या रहा है। तो यहाँ से जब आप इस gitscm.com से ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास विंडो में टर्मिनल में गिट बैश, गिट CMD और गिट GUI, ये 3 ऑप्शन आते हैं। और गिटहब एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसे भी आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मल जैसे गिट से लॉगिन कराते हैं, वो आपका पर्टिकुलर गिट अकाउंट के साथ मैप्ड रहता है और सारी रिपोजिटरीज वहाँ भी शो होती हैं। पहले मैं आपको गिट बैश दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइनक्स की तरह से टर्मिनल आ गया, डॉलर प्रॉम्प्ट आ गया, जो कि एक स्मॉल मिनी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से गिट सॉफ्टवेयर के साथ ही अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर बेसिक लाइनक्स कमांड चलती है, जैसे ls फॉर लिस्टिंग। नॉर्मल विंडो में आप dir कमांड चलाते हैं, किसी फाइल का कंटेंट देखना है या कोई मुझे फाइल बनानी है। ये बिल्कुल बेसिक लाइनक्स का मैं एक आधा कमांड आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि ये फील आ जाए कि ये वेलकम टू FSD क्लास सेशंस। कंट्रोल-D से मैं सेव करता हूँ, कैट से वापस से 1.txt दिखा देता हूँ। तो बेसिक लाइनक्स ही है ये। नेक्स्ट हमने क्या किया, github.com पे जाके अपना अकाउंट बनाया, फिर हमने उसमें एक रिपोजिटरी बनाई ऐड रीडमी के साथ। अब हमें उसे क्लोन करना है, तो क्लोन करने के लिए हमने एक टूल इंस्टॉल किया, दैट इज़ आवर gitscm.com से विंडो का हमने टूल डाउनलोड किया। इस टूल में हमारे को क्या मिल गया, एक बैश सेल मिल गया और एक गिट टर्मिनल मिल गया। एक और गिट टर्मिनल भी था, वो भी देख ही लीजिए, जैसे गिट CMD है। यहाँ पे ls कमांड नहीं चली, लेकिन गिट कमांड यहाँ चलेगी। ये देखने में विंडोज CMD की तरह है, एक्चुअली है ही विंडोज CMD। यहाँ पर भी गिट कमांड चल सकती है और गिट बैश में भी गिट कमांड चल सकती है। बेटर रहेगा कि गिट बैश का इस्तेमाल करें, थोड़ा फेमिलियर भी हो जाएंगे लाइनक्स के स्टाइल में काम करने से। उसके अलावा गिट GUI क्लाइंट भी है, इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि और भी आपके सोर्स कोड को कंपेयर करेगा, हिस्ट्री ट्रैकिंग, रिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों में काम आएगा। तो एक गिटहब डेस्कटॉप है, एक सोर्स ट्री है, एक टोटफ्राइज गिट है, एक गिट एक्सटेंशन है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक सबलाइम मर्ज है, कोई कुछ फ्री है, कुछ पेड है। हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, अभी हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेप है। तो अभी तक हमने 2 स्टेप कर लिए, अकाउंट बना लिया, रिपोजिटरी बना ली, नंबर 1, और गिट क्लाइंट को हमने इस्तेमाल कर लिया। गिट क्लाइंट को हमने इस्तेमाल किया, ये वाला। नंबर 3, जब आप गिट पे आ जाते हैं, और हमने बात की थी कि हम गिटहब में SSH वाले वर्जन को
यूज करेंगे, इस वाले स्टाइल को यूज करेंगे सपोज, तो ये क्या होता है कि हमारे को एसएसएस की भी जनरेट करनी होती है, और आपके जो प्रोफाइल का आइकन है, मेन अकाउंट का जो आइकन है, उसमें जाएंगे, उसकी सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एसएसएच एंड जीपीजी कीज। तो हम की बेस्ड ऑथेंटिक, देखिए दो तरीके के ऑथेंटिकेशन होते हैं, एक जहाँ पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, और एक टोकन बेस्ड या की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज काइंड ऑफ पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, बट टू गेट इट फंक्शनल आपको एक पब्लिक की जनरेट करके यहाँ पर ऐड करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर, आप मेरे पास देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या कीज़ अवेलेबल है। एक मैंने ये नाम कुछ भी हो सकता है, एक ये रखा हुआ है, एक मेरे पास है उबंटू मशीन फुल स्टैक डेवलपमेंट, एक की बनाई थी जो कि विंडोज़ में WSL उबंटू से बनाई थी, और ये दो मेरे लैपटॉप के कीज़ हैं, क्योंकि कीज़ कभी मिस हो जाते हैं तो दोबारा दूसरा जनरेट करके भी हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक और की बना के इसके ऊपर हम देखेंगे, उसके थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसका करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो हमें नया की ऐड करना है। इसने बोला कि नया की आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, एक सेकंड बैक करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, चेकआउट द आवर गाइड टू जनरेटिंग एसएसएच की। इस गाइड को ही एक बार देख लेते हैं। अबाउट एसएसएच, एडिंग न्यू एसएसएच टू गिटहब अकाउंट। Don't know what it is. Anyway, जो हमें मालूम है हम उससे काम करते हैं। CD टिल्ड साइन, जो ये हमारा शिफ्ट और एक से पहले वाला जो की है टिल्ड, CD टिल्ड, ये आपको ले जाएगा होम डायरेक्टरी पे। PWD कमांड से आप देख सकते हैं कि आपकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर है। जैसे सपोज मैंने बोला मेरे को D ड्राइव में जाना है, अब मैं D ड्राइव में हूँ, PWD कमांड मुझे बता रहा है कि आप D ड्राइव में हैं, और CD टिल्ड करते हैं अगर, और फिर PWD करता हूँ तो मैं पहुँच गया C यूजर्स A4 AMD, ये मेरी होम डायरेक्टरी है इस लैपटॉप के अंदर। तो होम यहाँ पर आना है, होम डायरेक्टरी में आना है, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक फोल्डर पहले से बना होता है .ssh। अगर ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो mkdir कमांड से हम .ssh फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अभी तो खैर मेरे पास काफ़ी सारी कीज़ अवेलेबल हैं, -l IDRSA ID_RSA pub प्लीज दैट। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सारी फाइलें रिमूव कर देता हूँ। अब कोई फाइल नहीं है, ये कमांड चलती है, ये कमांड भी चलती है यहाँ पर। अब हमारे को सपोज .ssh या तो खाली है या है तो डोंट नो, क्योंकि आपने और भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, वो अगर SSH की बेस्ड काम करता हो तो उनकी भी फाइलें मिस ना हो जाए, वो सब ध्यान रखते हुए। अगर खाली है तो कोई बात नहीं, अगर है ही नहीं तो mkdir कमांड से आप बना सकते हैं। ये जो कमांड है SSH-keygen, बैश में ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है, मतलब गिट बैश सेल जो है उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और वहाँ पर आप -o-t RSA, मतलब आउटपुट के साथ हमारे को एक RSA की बनानी है, और -C में अपना गिटहब का जो आपका अकाउंट है, जिस भी मेल आईडी से आपने उस अकाउंट को बनाया हुआ है, वो मेल आईडी आप दे दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आ रहा है कि हम एक फाइल बनाएंगे जिसका
नाम होगा id_rs से। आप नाम बदलना चाहें तो नाम भी बदल सकते हैं। अभी डिफॉल्ट में रख लेता हूँ। यहाँ पर वो एक पासवर्ड पूछ रहा है, ये आपका जो की जनरेट हो रहा है उस सर्टिफिकेट का पासवर्ड है। आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं या कोई पासवर्ड बता सकते हैं। एम्प्टी ही छोड़ते हैं। अब अगर मान लेते हैं मैं ls करके देखूं तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइलें जनरेट हो गई है, एक id_rs से और एक id_rs से .pub। तो यही एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। पब्लिक की को हमें गिटहब में सेट करना होता है और प्राइवेट की .ssh फोल्डर के पूरी हायरार्की में कहीं भी हो तो काम करती है। फिर से बोल देता हूँ, सिर्फ पब्लिक की के कंटेंट को ही हमें github.com के ऊपर सेट करना है, प्राइवेट की का कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे होम डायरेक्टरी में .ssh फोल्डर के अंदर हमने कीजन कमांड से ssh-keygen कमांड से एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की जनरेट कर ली है। उसका पास फ्रेज इस वक्त पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है और इसका जो कंटेंट है वो आप नोटपैड से भी देख सकते हैं और कैट कमांड से भी देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला नोटपैड id_rs से .pub, तो ये नोटपैड पे पूरा कंटेंट आ गया। इस पूरे कंटेंट को कॉपी करना है, इस पूरे कंटेंट को कॉपी करना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई वाइट स्पेस ना हो, मतलब कोई ब्लैंक स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी नहीं करना है, सिर्फ जितना कंटेंट है उतना ही कॉपी करना है। इसके बाद आपको github.com पे आना है और न्यू SSH की पे क्लिक करना है। टाइटल में आप इस की को याद रखने के लिए कि ये पर्टिकुलर की मेरा कौन सा है, क्योंकि आपके पास एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, एक ऑफिस का सिस्टम है या आप और कोई एक और मशीन यूज़ करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें मशीन छोड़नी है तो हमें की भी डिलीट करनी होगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नाम रख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने इसको आसूस लैपटॉप माई की, कुछ भी एक नाम रख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप में ऑथेंटिकेशन की ही रखते हैं और की में जो हमारा id_rs.pub फोल्डर का फाइल का जो कंटेंट था उसे हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है और ऐड SSH की कर दिया। अब यही थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज होता है। अगर ये gitlab.com होता, मतलब गिटहब की जगह गिटलैब का होता, तो उसमें वो एक एक्सपायरी डेट भी आपसे पूछ लेता कि ये की आपको कब तक वैलिड रखनी है। गिटहब पे है तो वो एक्सपायरी डेट नहीं पूछ रहा है। और मैं बाकी जो कीज़ है, क्योंकि ये तो मैंने अभी बनाई थी फिर मैं डिलीट कर दिया, वहाँ अपने सिस्टम से भी डिलीट कर दिया है तो यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास आसूस लैपटॉप माइकी नाम से एक की आ गई है। देन इसका मतलब हो गया कि अब मैं अपने रिपोजिटरी से पासवर्ड लेस SSH मैनर में रिपोजिटरीज को हैंडल कर सकता हूँ। वापस से मैं जाता हूँ अपने गिटहब के होम पेज पे और यहाँ से हम जाते हैं अपने FSD वाले रिपोजिटरी में और यहाँ से हम इसको क्लोन करते हैं, SSH से ये कॉपी कर लेते हैं। नाउ बैक टू आवर बेस टर्मिनल। ये नोटपैड की फाइल बंद कर देता हूँ ताकि मेरा टर्मिनल वापस आ जाए। मेरा टर्मिनल वापस आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे क्लोन करना है। क्लोन मतलब सोर्स कोड को डाउनलोड करना है। तो डी ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सोर्स ls-l। इसमें FSD वाला फोल्डर नहीं है, ठीक है, सॉरी है। तो एक और फोल्डर बना लेता हूँ mkdir temp cd temp ls। ये ब्लैंक फोल्डर है मेरे पास। क्लियर। मैंने बोला गिट कमांड मुझे चलानी है, एक्टिविटी क्या करनी है, क्लोन करना है और URL मेरे पास कॉपी करके मैं लाया था, git@github.com :a/fsd012023.git।
एंटर प्रेस करते हैं, ये क्लोन कर रहा है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं हम अपने सर्टिफिकेट को। अब हम एलएस करके देखते हैं, तो एक फोल्डर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इसने कोई पासवर्ड नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो हमारे होम डायरेक्टरी में .ssh फोल्डर है उसके अंदर हमारी प्राइवेट की ऑलरेडी मौजूद है, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की है वो हम अभी github.com में सेटिंग्स में जाके वहाँ पर हमने एक SSH की को ऐड करके आए थे। तो हमारा क्लाइंट और हमारा सर्वर मतलब लैपटॉप और github.com एक की बेस्ड चैनल के थ्रू एक दूसरे को आइडेंटिफाई, ऑथराइज और ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें cd करता हूँ FSD, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक रीडमी फाइल है, मतलब अभी बिल्कुल ब्लैंक रिपोजिटरी है, उसमें कोई काम नहीं किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि मैं अपने मेन ब्रांच पे हूँ, यानी कि मेरे पास अभी एक ही ब्रांच है और वो मेन ब्रांच है। अगर मुझे ब्रांच देखनी है तो इसका नेक्स्ट कमांड आता है विथ ब्रांच। एक ही है जिसपे स्टार लगा हुआ है और ग्रीन है, यानी कि एक ब्रांच है, एक फोल्डर है जिसकी एक ही ब्रांच है जिसे मैंने चेकआउट किया है या क्लोन किया है। नेक्स्ट कमांड है गिट स्टेटस। अभी मेरे पास कुछ चेंजेस है कि नहीं है, या न कुछ मेन में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट विद origin/main, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। मतलब आपने अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं किया है या हमारे पास और कुछ कमिट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको इसमें चेंज नहीं करना है। इवन मैं मेन ब्रांच को सिक्योर भी कर दूंगा कि आपका एक्सीडेंटली भी इसके ऊपर कमिट ना हो पाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन एज अ फ्रेश माइंड मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास व्यू अवेलेबल ब्रांचेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी एक ही ब्रांच है और इस ग्रीन बटन के थ्रू हम एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया अपना नाम अम्बरीश ब्रांच 1 सपोज। ये पैटर्न आप ले लीजिए कि आप लोग भी अपने नाम से ब्रांच बनाने की हम एक वो कर लेते हैं कि हमारे जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर, हमने अभी देखा हमारे पास अराउंड 12 टू आई थिंक 15 to 20 कोलैबोरेटर्स थे वहाँ पर। तो हर कोलैबोरेटर अपने नाम में हाइफन लगा के, ब्रांच लगा के, इवन बेटर रहेगा कि आप डेट डाल दीजिए, जैसे 10/03/2023, 10-03/2023। इस तरीके से आप ब्रांच बनाइए और अपना काम अपने ब्रांच में ही कीजिए, किसी दूसरे के ब्रांच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और मेन ब्रांच को तो मैं खुद ही सिक्योर कर दूंगा। तो यहाँ पर इसने बोला कि आपको किस ब्रांच की कॉपी करनी है, तो अभी हमारे पास फिलहाल एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच से हमारे को अपना एक सब ब्रांच या एडिशनल ब्रांच क्रिएट करना है। क्रिएट ब्रांच पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 2 ब्रांच आ गया, एक्टिव ब्रांच, योर ब्रांच, डिफॉल्ट ब्रांच। एक्टिव ब्रांच और योर ब्रांच इज सेम। बैस पे आते हैं, इससे पहले पूछते हैं गिट ब्रांच। ये बोलता है मेरे पास तो अभी मेरी जानकारी में अभी एक ही ब्रांच है, दैट इज मेन ब्रांच। अब अगर मुझे जो मैंने वेबसाइट के ऊपर एडिशनल ब्रांच बनाई है, या मैंने बनाई है या और किसी और ने बनाई है, एटलीस्ट मुझे नाम तो सबके मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए कमांड आता है git fetch। git fetch, fetch में क्या होता है, सिर्फ ब्रांच के नाम की लिस्ट आपको डाउनलोड होती है। एंटर प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पर आप मैसेज आया स्टार लगा के न्यू ब्रांच, मतलब कि हमें बताया जा रहा है कि सर्वर के ऊपर मतलब होस्टेड एप्लीकेशन के ऊपर एक ब्रांच और आ गई है जिसका नाम है अम्बरीश -10 मार्च 2023। अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर काम करना है।
इस ब्रांच के ऊपर। और अभी अगर मैं गिट ब्रांच करके देखता हूँ तो वो मेन दिखाता है, और मेन पे तो काम नहीं करना है। इवन आप काम करोगे भी तो वो कमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उस ब्रांच को लॉक करने वाला हूँ। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट कमांड आता है गिट चेकआउट। गिट चेकआउट में आपको नए ब्रांच का नाम बताना होता है। तो पहले हमने गिट क्लोन किया, साइट पे गए, वहाँ पर हमने एक ब्रांच और क्रिएट की, और उस ब्रांच को हमने गिट फेच के थ्रू यहाँ देख भी लिया अपने टर्मिनल पे। अब हम उसे इस्तेमाल करने के लिए स्विच कर रहे हैं, मतलब हम अपने ब्रांच को स्विच कर रहे हैं मेन से हमारे एडिशनल ब्रांच के ऊपर। तो उसके लिए जो कमांड है वो है गिट चेकआउट। गिट चेकआउट मैसेज आ गया हमारे पास, स्विच टू अ न्यू ब्रांच अम्बरीश ब्रांच -10/03/2023 और ब्रांच नेम सेट अप टू ट्रैक, मीन्स जो इसका रिमोट कनेक्शन है वो भी सेटअप कर दिया गया है। और आप यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए कि पहले ब्रैकेट में मेन लिखा था और अभी ब्रैकेट में हमारी ब्रांच का नाम लिखा हुआ है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब मैं अपने ब्रांच में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो इससे मेन ब्रांच अफेक्ट नहीं होगी, या एक्सीडेंटली अगर कोई कमिट करना हो गया तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं विथ ब्रांच, एंटर। अब देखिए यहाँ पर पहले एक आता था मेन, उसी के आगे स्टार लगा हुआ था और वो ग्रीन कलर का आ रहा था। अब हमारे पास क्या है, दो ब्रांच के नाम आ रहे हैं, एक मेन और एक मेरी ब्रांच का नाम, अम्बरीश -10/3/03/2023। आप सब भी अपने अपने ब्रांच बनाइए और गिट फेच करके देखिए कि आपके ब्रांच के नाम की लिस्ट इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। देन अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो एक ही फाइल है, तो फिलहाल मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसमें एक और फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने एक फाइल बनाई get message.txt, ये हमारा ओरिजिनली सोर्स कोड का रिपोजिटरी होगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम इसमें इंडिविजुअल एक दो फाइल बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं कि चेंजेस कैसे करने हैं, कैसे उसको कमिट करना है, सर्वर पे कैसे चीज़ें जाएंगी। इन सबको एक लोकल सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक इसमें फाइल बनाई और इसमें हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट मैसेज, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं गिट स्टेटस करके देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गिट स्टेटस में इसने बताया कि आपका ब्रांच जो है वो अप टू डेट है, और इसमें एक अनट्रैक्ड फाइल मिली है, रेड कलर में message.txt लिखा हुआ है। अनट्रैक्ड फाइल मीन्स एक ऐसी फाइल जो लोकली भी कमिट नहीं हुई है और सर्वर पे भी नहीं है, ऑब्वियसली सर्वर पे नहीं होगी वो। नीचे आपके पास एक सजेशन भी आ रहा है कि नथिंग एडेड टू द कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यू कैन यूज द गिट एड टू ट्रैक। तो इसका मतलब हो गया कि गिट एड कमांड के थ्रू हम, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक अभी एक फाइल है तो message.txt लिख सकते हैं, message.txt फाइल। लेकिन अगर मान लेते हैं ढेर सारी फाइल आ गई, 50 फाइलें हैं जो आपने अभी जनरेट की है, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत सारे आपने HTML की फाइल, CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, जावा की फाइल, XML की फाइल, प्रॉपर्टीज की फाइल बनाई है, तो उसके लिए आप यहाँ पर गिट एड डॉट भी कर सकते हैं कि करेंट फोल्डर एंड सब्सिक्वेंट फोल्डर सबको रिपीटेटिवली आप ऐड कर दीजिए, गिट एड डॉट। अब अगर मान लेते हैं मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो जो पहले रेड कलर में message.txt आ रहा था वो अब ग्रीन कलर में आ रहा है और वहां पर आ रहा है न्यू फाइल। मतलब मुझे गिट बता रहा है कि आपके इस फोल्डर में एक ऐसी फाइल है जो कि आपके पास नहीं है और वो सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं अपने इस पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, इस ब्रांच में ही रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इसमें एक ही फाइल है readme.md और उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने गिट क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद हमने उसमें एक नई फाइल बनाई, उस नए फाइल में हमने एक लाइन टेक्स्ट भी लिख दिया है और गिट एड डॉट के थ्रू
हमने उसको अपने लोकल रिपोजिटरी में, मतलब अपनी मशीन की रिपोजिटरी में ऐड भी कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है कमांड गिट कमिट। गिट कमिट में ऑप्शन हमारे पास आता है -m। -m हमारे को देना होता है टाइटल के लिए कि हम डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं। इस कमिट के लिए हम कुछ एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ताकि जब हमने सपोज 10 टाइम हमने कमिट कर लिया तो हमें एकदम से डिस्क्रिप्शन देख के याद आ जाए कि हमने कौन से टाइम पे क्या कमिट किया था, क्या पर्पस था उस कमिट को करने का। कमिट का मतलब है कि आप उसे सेव कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमिट है ये आपका लोकली सेव करता है, मतलब आपके मशीन में जो गिट चल रहा है वहाँ पर उसको वो स्टेज कर देता है। मतलब कि आपको रिमोट पे भेजने से पहले लोकल में ही उसको कमिट करना है। इस कमिट का ये मतलब नहीं है कि आपके मेन सर्वर पे, ऑनलाइन सर्वर पे कोई चेंज आ गया। ये एक फ़र्क है एसवीएन के साथ। एसवीएन में जब हम कमिट करते हैं, ये एसवीएन में लोकल स्टेज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एसवीएन में डायरेक्ट सर्वर से ही आप पुल लेते हैं और डायरेक्ट सर्वर पे ही आप कमिट करते हैं। ब्रांच और ट्रंक का कॉन्सेप्ट वहाँ है, लेकिन लोकल कमिट का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। लोकल कमिट का कॉन्सेप्ट गिट में ही अवेलेबल है। तो मैंने टाइटल लिखा दिस इज माई फर्स्ट कमिट, दिस इज माई फर्स्ट कमिट, और एंटर प्रेस कर दिया। इसने बोला कि 1 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन प्लस, और कुछ एक मैसेज आ गया क्रिएट मोड समथिंग। अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ। मैं हर बार गिट स्टेटस देख रहा हूँ कि मेरे प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो देखिए पहली बार जब गिट स्टेटस किया था तो रेड कलर में message.txt आया था। फिर गिट ऐड डॉट करके जब हमने गिट स्टेटस दिखा था तो ग्रीन कलर में आया था। और जब गिट कमिट -m के साथ मैसेज लिखने के बाद हमने जब उसको कमिट कर दिया, तब हमारे पास मैसेज चेंज आ गया कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ योर रिमोट ब्रांच बाय 1 कमिट। मतलब आपके रिमोट ब्रांच में जो कंटेंट है और आपके लोकल ब्रांच में जो कंटेंट है, तो आपका लोकल ब्रांच एक कमिट आगे है। मतलब अभी हमने एक बार कमिट किया है, जिसे हमने रिमोट पे पुश नहीं किया है, तो आपका लोकल ब्रांच एक कमिट आगे है। होता क्या है, जब हम डे टू डे डेवलपमेंट करते हैं, ये तो काफ़ी प्रोफेशनल टॉपिक है फिलहाल, जो बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको दिक्कत हो रही होगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कंपनी में काम करते हैं तो ये आपका रूटीन टास्क होता है कि आपने अपने काम को लोकली सेव किया, फिर दोबारा सेव किया, तिबारा सेव किया। तो कभी कभी तो ऐसे भी आता है कि योर ब्रांच इज बिहाइंड 200 कमिट्स। मतलब 200 कमिट तो बहुत ज़्यादा हो गए। ये तब पॉसिबल है जब आपके टीम में सपोज 15-20 लोग काम कर रहे हैं और आपने 1-2 हफ्ते से अपडेट नहीं लिया है, यानी कि बाकी लोग तो मेन सर्वर पे डाल रहे हैं, आपने उसको अपडेट नहीं लिया है। एक सेकेंड, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट आई, कहाँ से करें? टेक्स्ट फॉन्ट 16, हाँ अब सही है। थैंक यू लवकुश। किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप इमीडिएटली बताइए ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। लेकिन एक समस्या आ गई, इसका स्क्रॉल बार कहाँ चला गया? हाँ अब ठीक है। तो अभी तो मैं अकेला काम कर रहा हूँ और मैंने एक ही बार कमिट किया है अपने लोकल में। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आपका ब्रांच आगे है, सर्वर का ब्रांच से आपका ब्रांच आगे है, और नीचे मैसेज भी दे रहा है गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। मीन्स देयर इज नथिंग टू कमिट इन योर लोकल, योर वर्किंग ट्री इज क्लीन। यही आपको मैसेज बिल्कुल शुरू में आया था जब हमने गिट चेकआउट लिया था, गिट ब्रांच लिया था, और फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था तब भी उसने यही बोला होगा कि आपको वर्किंग ट्री क्लीन है। यहाँ पे देखा नहीं है, शायद नहीं किया था, गिट स्टेटस नहीं किया था शुरू में। एनीवे, नेक्स्ट कमांड आ गया हमारे पास गिट पुश, यानी कि इसको रिमोट ओरिजिन पे भेज दीजिए, इसको मेन सर्वर पे भेज दीजिए। गिट पुश लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। मेरा सारा जो ऑथेंटिकेशन है वो की बेस्ड है,
यानी कि ये मेरे से ना यूजर आईडी पूछेगा ना पासवर्ड पूछेगा, डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये मेन सर्वर पे चला गया। देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, to.github.com। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश मैं करता हूँ तो आप देखिए मेन सर्वर के ऊपर github.com वेबसाइट के ऊपर पहली बात तो message.txt फाइल अब यहाँ पे अपीयर हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा आ रहा है ए फॉर अम्बरीश दिस इज माय फर्स्ट कमिट। ये कुछ कमिट की हैश आईडी है और कुछ यहाँ पे काउंट भी आ गया कि 2 कमिट हुई है अभी तक। पहला कमिट तो तब हुआ था जब हमने इनिशियली बनाया था और हमने उसमें कमांड दी थी या टिक लगाया था कि ऐड द रीडमी फाइल। तो पहला कमिट तो वो था और दूसरा कमिट आज अभी हुआ है। देखिए पहला कमिट हुआ है 26 फरवरी 2023 को और दूसरा कमिट हुआ है आज। तो जो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो भी फाइलें चेंज होंगी या जो भी मॉडिफिकेशंस, अपडेशंस, एडिशंस आएंगी, हम उसकी ट्रैकिंग रख सकते हैं। अब देखिए याद आ रहा है कि पहला कमिट कब हुआ था, 26 फरवरी को, आज से 15 दिन पहले। दूसरा कमिट कब हुआ है, आज 10 मार्च को। तो इसी तरीके से जब हमारे पास 2 महीने 4 महीने का हिस्ट्री आ जाएगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना कि हमने कैसे प्रोग्रेस किया है या किस टीममेट्स ने क्या काम किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको मैं 2 फोल्डर में डिवाइड करके दिखाता हूं। सपोज अभी मेरे पास 2 मशीन नहीं है, अगर 2 मशीन होती तो हम 2 मशीन पे 2 फोल्डर चेकआउट करते। अभी एक ही मशीन में 2 फोल्डर चेकआउट करके भी हम इसमें इस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कर सकते हैं, उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर सकते हैं। मैं बाहर गया, मैंने एक MKDIR से temp2 बनाया। temp2 सपोज ये मेरा दूसरा मशीन है, temp2 इसी मशीन में है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये एक दूसरी लोकेशन है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, गिट क्लोन करना है अपने प्रोजेक्ट को, गिट क्लोन। व्हाट हैपेंड, ओह सॉरी, cd temp2 बैंक फोल्डर होना चाहिए जहां पर आप क्लोन करते हैं। पासवर्ड फिर इसने नहीं पूछा, क्लोन में तो वैसे भी नहीं पूछता है। नेक्स्ट, गिट स्टेटस, सॉरी फोल्डर में जाना है, गिट स्टेटस, वर्किंग ट्री इज क्लीन और ब्रांच क्या है, मेन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान रखना है कि हमारे को मेन ब्रांच में काम नहीं करना है। अभी तो कह रहा है वो ओपन है, मुझे उसे क्लोज भी करना है। गिट फेच, नेक्स्ट कमांड क्या होगी, हमें सारे ब्रांचेस की लिस्ट चाहिए। गिट फेच, फिर गिट ब्रांच, क्या आया, ब्रांच। डायरेक्ट नाम देने से तो आएगा नहीं, -03 -2 ब्रांच हाथ हो गया। गिट फेच में भी इसको लिस्ट दिखाना चाहिए था। एनीवे हमने ब्रांच का नाम देके भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरे लिए भी न्यू लर्निंग है कि गिट फेच से ब्लैंक रिस्पॉन्स आने पे भी डायरेक्ट हम गिट चेकआउट देके ब्रांच का नाम दे सकते हैं। अच्छा, कोई प्लीज़ अपना जिन्होंने गिट लॉगिन किया हुआ है और जिन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर रखी है, उनमें से कुछ लोग ब्रांच बना सकते हैं अपने नाम से प्लीज़। कौन है इसमें मेरे पास कोलैबोरेटर और प्रेजेंट में अवेलेबल भी हो, एकांश। एकांश, आर यू देयर? हेलो। हाँ एकांश, please log in on your GitHub account, go to the branch
Oh, sorry, go to the project and create a branch so that Okay, we sir. can see here. अच्छा, फराज ने भी बनाई है, थैंक यू। एक फराज ब्रांच आ गई मेरे पास। एक और कोई बना दो भाई। अरे एक बार चलाते हैं तो ब्रांच आती है, एक बार चलाते हैं तो ब्लैंक आती है। थोड़ा सा ये मिसबिहेव कर रहा है। सर डन। डन, थैंक यू। हाँ, एक एकांश की ब्रांच आ गई। तो इस तरीके से हम किसी की भी ब्रांच को चेकआउट कर सकते हैं, किसी की भी ब्रांच को चेकआउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, कॉपी एंड गिट चेकआउट। गिट चेकआउट मतलब होता है स्विच ब्रांच, और उसमें हमें ब्रांच का नाम बताना है। अब अगर मान लेते हैं मैं गिट ब्रांच कमांड चलाता हूँ, यहाँ पर मुझे बताया गया कि एक मेन ब्रांच है, एक अम्बरीश ब्रांच है, एक एकांश ब्रांच है, और उससे पहले एक फराज ब्रांच भी था। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और गिट चेकआउट। अब मैं बोलता हूँ गिट स्टेटस, या सॉरी गिट ब्रांच, गिट ब्रांच। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल ब्रांचेस हैं और एक मेन ब्रांच है। अब जैसे सपोज गिट ब्रांच फराज वाले में मैंने एक फाइल बनाई कैट, सॉरी मैं क्या करता हूँ, मैं नोटपैड में इसको एडिट करता हूँ, नोटपैड में मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज को एडिट करता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज तो अम्बरीश ब्रांच में है, और अम्बरीश ब्रांच अभी मेन ब्रांच में मर्ज नहीं हुई है। तो अभी क्या हुआ, MS पेंट, देखिए हमारे पास एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच, इसके अंदर एक सिंगल फाइल है readme.md, readme.md समथिंग। एक दूसरी ब्रांच है अम्बरीश ब्रांच, अम्बरीश ब्रांच हाइफन 10/03/2023। इस ब्रांच के अंदर क्या क्या है, इस ब्रांच के अंदर है readme.md प्लस एक फाइल और है message.txt समथिंग। अब हुआ क्या है कि आपने और फराज ने और भी कुछ लोगों ने मेन ब्रांच को कॉपी किया है, मेन ब्रांच से अपने आप को कॉपी किया है, ठीक है। तो आपके पास क्या फाइल पहुंची, रीडमी एक सिंगल फाइल पहुंची। अभी तक हमने इसमें अम्बरीश ब्रांच को मर्ज नहीं किया है, ये अभी हुआ नहीं है। अब देखिए सिचुएशन ये है कि फराज ब्रांच में readme.md फाइल है, और एकांश ब्रांच में readme.md फाइल है, और अम्बरीश ब्रांच में दो फाइल है, readme.md फाइल और message.txt। अब मैं क्या करता हूं, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच पहले मैं चेक कर लेता हूं। मैं अभी फराज ब्रांच पे हूँ, मैं फराज ब्रांच में कमिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, शायद कर सकता हूँ, देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कैट message2.txt, एक दूसरी नई फाइल बनाई, हेलो दिस इज फ्रॉम
सेव किया, git add डॉट लिखे जाने दीजिए। नेक्स्ट git commit -m commit into Faraj branch और git पुश किया। चला गया, यानी कि कोई भी किसी के ब्रांच में कमिट कर सकता है। ये सब थोड़ा सा और देखना है। इसको रिफ्रेश करते हैं। पांच ब्रांचेस बन चुकी है। लवकुश ने भी बनाया है, वेरी गुड। नाउ मैं गेट स्टेटस करता हूँ। ये फराज वाली ब्रांच में बता रहा है कि अप टू डेट है। एक और मैं टर्मिनल खोलता हूँ, गेट बेस सोर्स और टेम्प, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ गेट स्टेटस टेम्प गेट तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ब्रांच का जो नाम है वो आपको ब्रैकेट में दिखाई पड़ता है। इस वाले बेस्ट टर्मिनल पे मुझे अम्बरीश ब्रांच दिखाई पड़ रहा है, और जो दूसरा वाला टर्मिनल है इस पे मुझे फराज ब्रांच दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को नज़र भी आने लगेगी। नाउ अब क्या सिचुएशन हो गई है हमारे पास कि यहाँ पे एक नई फाइल ऐड है, message2.txt message2.txt। अब क्या हो सकता है कि मैं अपने ब्रांच में फराज के ब्रांच से अपडेट ले सकता हूँ, और फराज मेरे ब्रांच से अपनी ब्रांच में अपडेट ले सकता है। एक तो ये सिचुएशन आ गई कि मेरे पास 2.txt नहीं है और फराज के पास message.txt नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के ब्रांच से भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं अपनी फाइल को मेन ब्रांच में डाल दूं और फराज मेन ब्रांच से अपडेट ले ले, और सेम एक्टिविटी फराज भी करे। फराज अपने ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करा दे और मैं अपनी ब्रांच में मेन ब्रांच से अपडेट ले लूँ। ठीक है, तो ब्रांच टू ब्रांच भी अपडेट पॉसिबल है, और ब्रांच टू मेन ब्रांच और मेन ब्रांच से अदर ब्रांच ये भी पॉसिबल है। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं, पुल फ्रॉम फराज ब्रांच, ये तो डायरेक्ट आ गया इनटू अम्बरीश ब्रांच, और स्टेप टू में हम क्या करेंगे, मर्ज टू मेन ब्रांच एंड देन पुल फ्रॉम मेन ब्रांच। एक तरीका तो यह है कि हम दोनों ही एक दूसरे के ब्रांच से पुल कर ले, और एक तरीका यह है कि नहीं, जब हमारे पास एक टीम के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं तो हम किस किस के ब्रांच से पुल लेते रहेंगे और फिर सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाया जाता है, और प्रोटोकॉल ये होता है कि हर डेवलपर मेन ब्रांच में अपने कंटेंट को प्रोवाइड करेगा, और हर डेवलपर मेन ब्रांच से ही कंटेंट को रिसीव करेगा।
और मेन ब्रांच में ही देगा। तो इस तरीके से एक प्रोटोकॉल बन गया कि कोई भी डायरेक्ट बात ना करे। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे आपका हाफ कुक्ड कोड है, मतलब आपने एक बिजनेस लॉजिक लिखा है और बाकी फर्दर उसके अंदर अभी आप काम कर ही रहे हो, यानी कि आप अभी मेन ब्रांच में कमिट नहीं कर सकते हो। तो बाकी जो डेवलपर्स हैं उसमें किसी एक को आपके पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट आपसे ले सकता है, बाद में उसको थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट आएगी जिसे उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हम इन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, अम्बरीश ब्रांच के अंदर फराज ब्रांच से पुल ले रहे हैं। तो अम्बरीश ब्रांच में मैंने बोला गेट पुल, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा ओरिजिन स्लैश राज हाइफन ब्रांच, ब्रांच का नाम बताना पड़ेगा कि मुझे वहाँ से कहाँ से पुल लेना है। बाय डिफॉल्ट तो मेन ब्रांच से पुल होता है, गेट पुल लिख के एंटर करेंगे मेन ब्रांच से पुल हो जाएगा, लेकिन हम गेट पुल कमांड में किसी और ब्रांच का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। ओह, स्पेलिंग क्या है, FARAZ हाइफन ब्रांच, गिट फेच। अब हो जाना चाहिए गिट पुल ओरिजिन स्लैश फराज हाइफन ब्रांच। Does not appear to be a Git repository, could not factal read from repository. I think I have to first check out. Git checkout. Raj branch. मैं उस पर स्विच कर गया। Git status नहीं, Git branch हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अभी हम कहाँ पर हैं, और फिर हमने बोला Git, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ls करते हैं, message2.txt प्रॉपर्टीज मुझे फराज के ब्रांच में दिखाई पड़ रही है, और जब मैं गिट चेकआउट करता हूँ ब्रीज ब्रांच में, और फिर मैं ls कमांड चलाता हूँ, तो मुझे उस वाले ब्रांच में, जब मैं फराज वाली ब्रांच में था और ls किया था तो readme.md और message2.txt नजर आया था, और जब हम अम्बरीश वाले ब्रांच में शिफ्ट कर गए तो यहाँ पे readme.md और message.txt दिख रहा है, 2.txt नहीं आ रहा है। गेट पुल ओरिजिन, अच्छा गेट पुल ओरिजिन नाउ ब्रांच नेम, आई थिंक मैं आगे गड़बड़ कर रहा था, फराज एस ब्रांच, स्लैश नहीं लगाना था, हाई स्पेस देना था, गेट पुल ओरिजिन देन अदर ब्रांच नेम। Waiting for your editor to close the file. Which editor, which file? Let's hyphen L. अब आप देखिए, अब मेरी ब्रांच में message2.txt फाइल भी अवेलेबल हो गई। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने अम्बरीश ब्रांच में फराज ब्रांच से पुल लिया है। इसके बाद अब अगर मैं फराज ब्रांच में वापस जाता हूँ, क्लियर, गिट चेकआउट, यहाँ की जाऊँ, मैं यहीं जाता हूँ ना, इसको तो अलग से हमने ओपन कर रखा है, ls-l, ls-l, message.to प्रॉपर्टीज यहाँ है, लेकिन message.txt फाइल नहीं है यहाँ पर। अब एक और प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम ये आने वाली है, इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर मैंने message2.txt
हाँ, मैसेज 2.txt जो फाइल है वो एक फराज ब्रांच में अवेलेबल है और एक अम्बरीश ब्रांच में अवेलेबल है। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही है क्योंकि अल्टीमेटली हम दोनों को ही मेन ब्रांच में अपने कंटेंट को शिफ्ट करना है ताकि वो लवकुश को या एकांश को मिल सके। जो पहले कमिट करेगा और जो बाद में उसको अपडेट लेगा उसको कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब देख रहे हैं ना, मेन में मैसेज 2.txt है ही नहीं, फराज ब्रांच में मैसेज 2.txt है और अब अम्बरीश ब्रांच में भी मैसेज 2.txt आ गई है। अब काम क्या करना है? नाउ अगेन कंफ्यूजन। सबसे पहले तो हम एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं ताकि हम ये देख सके कि कंटेंट मेन ब्रांच में जा रहा है। इसका पुल रिक्वेस्ट बनाना है। एक सेकंड, पहले मैं उसको कमिट तो कर दूं। अम्बरीश ब्रांच में गिट स्टेटस उसको उठाया मेरे पास, ये चला गया ऊपर और उसको मैंने किया रिफ्रेश और यहाँ पर मैंने किया ब्रांच चेंज, इस ब्रांच। यहाँ पर मैसेज भी है और मैसेज 2.txt भी है और मैसेज 2.txt फराज ब्रांच में भी है। मैसेज 2.txt कहाँ पर है? फराज ब्रांच में भी है। मैं वापस जाता हूँ अम्बरीश ब्रांच में और यहाँ पर मैं बोलता हूँ अम्बरीश कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अम्बरीश ब्रांच 10/3/2023 माई फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट कुछ कमेंट। हाय एडमिन, आई हैव मेड चेंजेस। हाय एडमिन, आई हैव मेड चेंजेस, प्लीज अपडेट मेन ब्रांच। ऐसे करके हम कुछ एक रिलेवेंट मैसेज लिख सकते हैं और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। ऊपर देखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन हेडिंग है उसमें एक PR आ गई है, एक पुल रिक्वेस्ट आ गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक पुल रिक्वेस्ट इस तरीके से एंट्री आती चली जाएगी। मान लेते हैं 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने ब्रांच में काम कर रहा है और अपने अपने ब्रांच से एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। देन पुल रिक्वेस्ट को हम ओपन करते हैं। इसके अंदर मेंशन होता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब कि हम यहाँ PR के अंदर ये देख सकते हैं कि क्या कमिट हुआ है, कितनी फाइल चेंज हुई है। जैसे यहाँ पर मैसेज.txt के अंदर एक कंटेंट आया है, मैसेज पर अंदर कुछ कंटेंट आया है। अब 2 कमिट हमने की थी और दोनों कमिट में से कोई भी हमारी मेन ब्रांच में मर्ज नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है 3 कमिट्स, टोटल 3 टाइम कमिट हुई है। इनिशियल दीज दैट, फ्राज से एक बार हमने कमिट लिया, एक बार हमने खुद कमिट किया, ठीक है, और उससे पहले एक बार कमिट किया था। तो ये सारे जो कमिट्स हैं वो इकट्ठे होके हमारे 2 फाइलों के अंदर चेंजेस आए हैं और ये सारा कन्वर्सेशन वगैरह जो भी हमारे चल रही है वो सब यहाँ आता रहता है। देन हम इसको क्लोज करते हैं मर्ज करके। ये रिव्यू द चेंजेस, यहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ रिव्यू कमेंट दे सकते हैं कि हमें अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस? ये तो कमेंट हो गया। ये मैंने टिक लगा दिया कि भाई मैंने दोनों फाइलें देख ली है और सब गुड टू गो है।
यहाँ पर हम कुछ रिव्यू कमेंट भी लिख सकते हैं। पहले कमेंट दे देते हैं तो क्या होता है। ओके, यहाँ पर शायद मैंने कुछ इसमें सेटिंग्स ऐसी कर रखी है कि एटलीस्ट 2 अप्रूविंग रिव्यूज आर रिक्वायर्ड बाय रिव्यूअर्स विद राइट एक्सेस, मर्जिंग इज ब्लॉक्ड। ये शायद मैंने ही कुछ सेटिंग इसमें ऐसी की है कि मेरे इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में मेन ब्रांच में, ऑलरेडी मेन ब्रांच इसका मतलब सिक्योर्ड है, मेन ब्रांच में जब तक आपको 2 रिव्यू नहीं मिलेंगे तब तक आप मर्ज नहीं कर सकते हैं। मर्ज विदाउट वेटिंग फॉर रिक्वायरमेंट्स टू बी मेट, बाईपास द ब्रांच प्रोटेक्शन। नहीं, ये सब नहीं करना है। देखना पड़ेगा फिर सेटिंग सारी कि हमने इसमें ब्रांच की सेटिंग कैसे कर रखी है। Limit to use explicitly granted read or higher access direction limit। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है मैं कहाँ से इसको सेटिंग किया था कि मेरा ये पर्टिकुलर मेन ब्रांच जो है वो सिक्योर रहे और कोई भी ओपन रिक्वेस्ट बिना 2 लोगों के देखे ना आगे बढ़े। मेरा है ना फराज, आप देख सकते हो उस पीआर को जरा अप्रूव करो, तब शायद यहाँ पे एक मर्ज बटन आ जाए। आप देखोगे आपके पास भी एक पीआर आई होगी पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि कोई भी कोलैबोरेटर अप्रूव कर सकता है। और जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कोड ऑनर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक इन लोगों के थ्रू अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप सोर्स कोड को मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो एकांश आप भी देखिए और फराज आप भी देखिए कि पुल रिक्वेस्ट में आपके पास रिव्यू देने का ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ पर एक मर्ज बटन इनेबल होना चाहिए। मर्जिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विद 2 अप्रूविंग रिव्यूज। मैं खुद ही कमिट करके खुद ही वो नहीं कर सकता ना। ओके, 2 अप्रूवल आई थिंक आ गए हैं। अब जैसे ये कमिट इनटू फराज ब्रांच, ये पीआर बनाई है किसी ने? जैसे मैं यहाँ पर अच्छा हाँ, मैं खुद के ब्रांच को तो अप्रूव नहीं कर सकता हूँ ना। अभी जैसे फराज ने अभी एक मर्ज रिक्वेस्ट रेज करी है, फराज वाले पे मैं अप्रूव का बटन दबा सकता हूँ। ओके, गुड टू गो, सबमिट रिव्यू। Merge without, the branch merge does not allow update. 2 approvals you got. Okay, so Sudesh, you have approved Fraj branch. Please approve my PR also. कोई 2 मेरा भी कर दो यार, मैं खुद के ब्रांच को अप्रूव नहीं कर सकता ना।
मेरे वाले पीआर पे जाइए, फाइल चेंज पे जाइए और ये रिव्यू चेंजेस पे जाके, मेरे लिए तो ये डिजेबल्ड है, आपके लिए इनेबल्ड होगा। जब स्प्रिंट चलती है और लास्ट डे होता है स्प्रिंट का, तो रोज़ हमारे टीम में इसी बात की स्ट्रगल रहती है कि मर्ज रिक्वेस्ट जो है अप्रूव करानी है। सो Ekans has approved my merge request. Thank you. Faraz has merge. Okay, got it. अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, मर्ज रिक्वेस्ट को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, मैं अपनी ब्रांच में जाता हूँ और चेंजेस अप्रूव्ड, द बेस ब्रांच डज नॉट अलाउ अपडेट, मर्जिंग इज ब्लॉक्ड। कहाँ से प्रोटेक्टेड कर दिया है? Somewhere I have protected my main branch. Create a merge commit. All commits from this branch will be added to the base branch via merge commit. Do this. ऐसे नहीं करना चाहिए ना, मैंने कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लगा दी है लगता है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट एनी हाउ दिस इज द वर्क फ्लो। Everyone should have their own branches. They will work in their branch. They will create a pull request, merge request. Other 2 person will review the content. अभी तो हमने प्रैक्टिस किया है, लेकिन जब हम इस पे आगे काम करेंगे तो एकदम से ऐसे किसी के कहने से अप्रूव नहीं कर देंगे। उसको हम पढ़ेंगे, अगर हमें इसमें कुछ कमी लगती है तो उसको कमेंट में डाल देंगे। अगर वो ठीक है, हमें लगता है कि वो कोड काम कर रहा है, तो ही हम उसे मर्ज रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। दिस वे हर कोई ऑनरशिप शेयर करेगा। मतलब कोड में अगर कोई चेंज मैंने किया है तो सिर्फ मेरे कहने से वो मेन ब्रांच में नहीं चला जाएगा, एटलीस्ट मुझे भी 2 लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से हर डेवलपर हर दूसरे डेवलपर से अप्रूवल लेगा। जो अप्रूव करता है वो भी उस कोड का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आपने अभी जैसे फराज और एकांश, इन दोनों ने मेरे 2 टेक्स्ट मैसेज को अप्रूव किया है। इट मीन्स अगर इसमें कोई गलती आती है तो हम ये देख सकते हैं कि हु डिड द चेंजेस एंड हु अप्रूव्ड द चेंजेस। whoever has approved the changes is also equally responsible for those changes। ठीक है। और यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी हमारे को ये मर्ज, यहाँ पे ग्रीन बटन आएगा मर्ज का, तो वो आना चाहिए। एनी हाउ मैंने अपने मेन ब्रांच को कुछ ज़्यादा ही सिक्योर कर दिया है, वो मैं एक बार सेटिंग और देख लेता हूँ। तो इसमें इतना ही था कि वो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि एक चेंज को कितने लोगों के थ्रू अप्रूव कराना है। अब तो भाई 2 से ज़्यादा कितने भी कर लो, मर्ज बटन तो आने से रहा। थैंक यू सुदेश। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ से हम मर्ज कर देते हैं, हमारा मेन ब्रांच में चला जाता है। और जैसे हमने यहाँ पे पुल दिया था, गिट पुल ओरिजिन एंड देन ब्रांच का नेम, तो नॉर्मल में अगर मैं गिट पुल लिखता हूँ तो वो मेन ब्रांच से अपडेट होता है। अभी तो ऑलरेडी अप टू डेट है, क्योंकि कोई भी ब्रांच उसके अंदर मर्ज नहीं हो पा रही है। ना फराज की ब्रांच मर्ज हो पा रही है और ना मेरी ब्रांच मर्ज हो पा रही है। एनी हाउ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि क्या किया था। थैंक यू। कुछ समझ में आया फराज, एकांश? हाँ जी सर। यस सर। तो कॉन्सेप्ट यही है, शुरू में सबके साथ स्ट्रगल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम टर्मिनोलॉजी और वर्क फ्लो और कमांड्स को पकड़ लेते हैं
तो हमें मुश्किल नहीं लगती है। अच्छा एक चीज़ और थी, गिटहब डेस्कटॉप भी तो था मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, मैंने खुद ही सिक्योर किया है इसको कुछ ज़्यादा ही। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी हम अपने रिपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे क्या मैनेज, इसमें भी मर्ज का तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी पुस्तक ही होता है। गिट पुल करना, गिट चेकआउट करना, गिट फेच करना और गिट पुश करना। मर्ज तो सारा पोर्टल से ही होता है, मर्ज किसी बाहर के टूल से नहीं हो सकता है, क्योंकि पोर्टल को ही अपडेट मालूम है और पोर्टल ही सारे ब्रांचेस को मैनेज कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।